हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। और ये वीडियो भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होने जा रही है। उम्मीद है कि आपको मेरा कल वाला जो ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। बहुत दिनों बाद मैं बाहर ट्रैवलिंग करने गया था और बहुत मन था मेरा, और मुझे बहुत मज़ा आया अपने भाई के साथ। वह जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। रामनगर के पास एक जगह है मरचूला, उत्तराखंड में। बहुत अच्छी सुंदर छोटी सी जगह है बिल्कुल। तो वहाँ पे हम लोग घूमने गए थे और एक प्यारी सी नदी थी वहाँ पे। तो हमारा दिन बन गया। तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो चाहे तो एक बार उस ब्लॉग को देख सकते हैं। यू विल लव इट, आप लोगों को पसंद आएगा। और जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, उनसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कुछ अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छी अच्छी चीज़ें हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। तो आज का ब्लॉग है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या क्या बोटलनेक्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए, क्या क्या जो है चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए अपने पास में, और किस तरीके से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, कि हम उन्हें क्रैक कर पाएँ ईज़िली और अपना जो भी गोल है हमारा उसे प्राप्त करें और हम सक्सेस मिले हमें उस काम में। ये एग्ज़ाम आपके 12th क्लास के बाद से लेके ग्रेजुएशन के बाद के कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकते हैं, या फिर जॉब से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में मैंने बैंकिंग और यूपीएससी और यूपी गवर्नमेंट के तो खैर मैंने नहीं किए। यूपीएससी के सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी थे उसमें बैंकिंग था, सीजीएल था, सीडीएस था डिफेंस के लिए, एसबीआई बैंकिंग में एसबीआई और ये सब हो ही गए, है ना। एसबीआई का अपना अलग है, आईबीपीएस के आरआरबी, आईबीपीएस का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम, आईबीपीएस का पीओ का एग्ज़ाम। क्लर्क का मैंने नहीं दिया था, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि क्लर्क की तैयारी मैंने नहीं करी थी। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था 12th क्लास के बाद, जेई का एग्ज़ाम दिया था, और जेई के और एनडीए के अलावा 12th के बाद तो यही दिए थे। कोचिंग का एग्ज़ाम दिया था कोटा का, बंसल बहुत फेमस हुआ करती थी उस टाइम पे, 2007 की बात है। और इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने कैट की तैयारी करी इंजीनियरिंग के बाद। फिर उसमें गेट का एग्ज़ाम भी दिया, 1 या 2 बार, ज़्यादा नहीं दिया। और इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद तो मैंने ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और मेरे पास लिस्ट है अभी, एक मिनट जरा चेक कर लूँ फिर मैं बताऊँगा। तो मुझे एक्सपीरियंस है, देखो ठीक है ना, इन चीज़ों का कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको सफलता नहीं मिलती है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको सफलता मिल जाती है। वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको एक गाइडेंस मिल जाए, और अगर थोड़ा बहुत करेक्शन वो अपने एटीट्यूड या अपनी लाइफ स्टाइल में कर लें तो हो सकता है जो एज पर रहने वाले हैं उनको भी सफलता मिल जाए। बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूँ ये वाला फोल्डर खोल के अपने सिस्टम में ना, कि मैंने जो है अलग से, देखो कुछ चीज़ें हैं मैं दिखा नहीं सकता स्क्रीन को अभी, ठीक है ना, कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना एक नाम का फोल्डर बनाया हुआ था और उसमें मैंने एग्ज़ाम्स अपीयर्ड कि जो एग्ज़ाम में दे चुका हूँ वो हैं, एग्ज़ाम्स क्लियर जो एग्ज़ाम में क्रैक कर लेता था रिटर्न की कुछ फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज, फाइनल सिलेक्शन से तो मैं वंचित रहा, उसका भी रीज़न मैं बताऊँगा। और एक बंदा जो फेल हुआ है ना किसी भी चीज़ में, किसी भी अटैम्प्ट में, किसी भी चीज़ के, वो जितने अच्छे से आपको अगर मतलब वो चीज़ें बता सकता है कि जो चीज़ों की वजह से वो फेल हुआ, तो आई थिंक तुम्हें उसकी सलाह पे उस बंदे की ज़रूर सुननी चाहिए, और उसके हिसाब से अगर आप उन चीज़ों को बंद कर दो जो वो बता रहा है कि भाई ये चीज़ें मत करना, तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो मैंने एक एग्ज़ाम अपीयर्ड जो मैंने दिए हैं, जैसे सिंगल टाइम पे 2-2, 4-4, 5-5 एग्ज़ाम्स भी अपीयरिंग हो जाते थे जिनके रिज़ल्ट नहीं आते थे। एक था एग्ज़ाम क्लियर्ड एग्ज़ाम्स इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, मतलब जो आएंगे, जो मैंने फॉर्म फिल कर दिए हैं और अभी उनका कोई एडमिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं आया। इसके अलावा एग्ज़ाम्स नॉट अपीयर्ड, जिन एग्ज़ाम्स में मैं कभी बैठा ही नहीं, खाली फॉर्म भर दिया बट बैठा नहीं,
एग्ज़ाम्स रिजल्ट्स पेंडिंग, एग्ज़ाम्स टू फिल, इस तरीके से मतलब एक मैनेजमेंट होता था चीज़ों का। तो मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो व्यवस्थित तरीके से रहेगा ना उसको सफलता जल्दी हासिल होगी। तो अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं। देखो दोस्तों, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की या फिर कोई भी किसी एजुकेशन से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कि सबसे पहले तो आपको ना उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है प्रॉपर, कि कौन सा एग्ज़ाम है, क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसे करा रही है। नौकरी का कर रहे हो तो हम कि कौन सी नौकरी है भाई, ये नौकरी, मतलब क्यूरियोसिटी जगनी ज़रूरी है, ताकि आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो और आप लैस हो जाओ जानकारी से, है ना, कि क्या नौकरी मिलेगी, कहाँ काम करना होगा, क्या काम करना होगा। मैं सबसे पहले सैलरी वाला पार्ट ज़रूर देखता था कि भाई सैलरी क्या है। ये थोड़ा सा एक मेरा ड्रॉबैक रहा है, ठीक है। हालांकि ये देखना चाहिए, लेकिन कि कितनी सैलरी मिलेगी, क्या होगा, लेकिन इस पर फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आपने एक जनरल आइडिया ले लिया, उसके बाद आप अपने उस पर लगो, जो भी आपको प्रिपरेशन पे मेन है, ध्यान देने की बात है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि कौन सी एग्ज़ाम है, कौन इसे कंडक्ट कराता है, ठीक है, कैसे होता है। अब उसके पैटर्न पे आओ कि क्या पैटर्न है, कितने घंटे का होता है, कितने सेक्शन होते हैं, कितना, क्या सेक्शन के हिसाब से सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ है या टोटल की कट ऑफ है ना, वो सारी चीज़ें। अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसके जो पास्ट ईयर्स के, जो पास्ट ईयर मतलब पुराने जो एग्ज़ाम्स के जो पेपर हैं, ठीक है, जैसे मैंने तैयारी की थी कैट की, तो मेरे पास कैट के पिछले 10 साल के मैंने जो है ना पूरा इकट्ठा कर लिया था हिसाब किताब, कि पिछले 10 सालों में जो कैट का पेपर हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मिल जाता है। और मैं कभी मार्केट में नहीं गया उसको ख़रीदने के लिए। मैं एक बात और बताऊँ, टेक्नोलॉजी का यूज करो यार, टेक से भी होना बहुत ज़रूरी है। इधर उधर दुकानों पर भटकोगे या किसी से पूछने की ज़रूरत क्या है, आजकल ये मोबाइल तुम्हारे हाथ में कितनी तगड़ा हथियार है ना ये। अगर इसको सही से यूज करो ना, सदुपयोग करो, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। तो सारा कुछ मैं इंटरनेट से लेता था टोटल। और अगर नहीं मिलना है तो मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे कोई भी एग्ज़ाम है, आप CGL का एग्ज़ाम, तो उसमें लिख दो कि CGL 2024 है ये, तो CGL 2023 एग्ज़ाम पेपर PDF करके आगे उसके ज़रूर लिख देना, एग्ज़ाम का नाम और PDF। तो वो PDF फॉर्म में आएगा, बहुत आसानी रहती है, उसे डाउनलोड करो। और देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, अब पैटर्न आपने पूरा पता कर लिया। पैटर्न पूरा करने के बाद में एग्ज़ाम का कौन सा क्या है, यहीं पे हम डिस्कस कर रहे थे ना। इसके बाद वो जो एग्ज़ाम है उनके प्रिंट लेना, ऑनलाइन मत करना तैयारी, क्योंकि आप ऑनलाइन सिस्टम पे बैठ के या उस पर करोगे ना तो वो मतलब नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो तालमेल है ये सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। और एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो ये स्मार्टफोन मत लेना, बहुत ख़तरनाक है मैं बताऊं। क्योंकि स्मार्टफोन पे पता है कि सोशल मीडिया पे लिंक रहोगे तो पता चला किसी का दोस्त का मैसेज आ गया, गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया, जिन लोगों की गर्लफ्रेंड है, जिनके बॉयफ्रेंड है, तो वो भी एक इशू है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि कीपैड वाला फ़ोन लो, और कीपैड वाला फ़ोन यूज करके आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप से पढ़ाई करो, इंटरनेट का कनेक्शन लो, तो क्या रहेगा, आप अच्छे से जो है ना चीज़ों को मतलब फोकस कर पाओगे। मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जितना मेरा मानना है, और ये होता ही होता है। क्योंकि आप या तो ऐप वगैरह इंस्टॉल ये सब मत करो सोशल मीडिया के, बिल्कुल भी अपने काम से रिलेटेड करो, इतने फोकस्ड रहो। या तो अपनी बिल पावर ऐसी बना लो कि ठीक है मोबाइल यूज कर रहे हो, लेकिन मैं तब इस मोबाइल को उठाऊँगा जब मुझे ज़रूरत होगी बस, और अपने काम के लिए उठाऊँगा, फालतू की चीज़ों के लिए नहीं। उसमें सिम आप ऐसे ही रखो कि या तो उसका किसी का नंबर ही ना हो, ठीक है, या उसकी जो है इनकमिंग अगर बंद हो पाए तो वो करवा लो, आउटगोइंग जब आपका मन करे तब कर लो। शायद ऐसा हो सकता है, मे बी टेलीकॉम ऑपरेटर से बात करके, माइट बी, आई एम नॉट श्योर। तो पेपर निकाल लिए पूरे, उनको पूरे बैठ के उनको मतलब लगाना शुरू करो, ठीक है। और ये सब काम मतलब तब है कि जब आप प्रिपरेशन आपने पूरी अच्छे से कर ली हो, सारे सब्जेक्ट्स वगैरह, सब सेक्शन वगैरह सब बिल्कुल पक्का कर लिए हो। तो यहाँ तक की कहानी आ गई समझ में। पुराने पेपर एग्ज़ाम का फॉर्मेट, क्या उसका फॉर्मेट है, पुराने
पेपर, ओल्ड पेपर्स, और वो प्रिंट करवा के अपने घर में रखो, ठीक है, अपने पास हैंडी होने चाहिए बिल्कुल। फिर आप उससे पहले आपने अपना पूरा जो है तैयारी की हुई हो, सब्जेक्ट्स वगैरह सारा सिलेबस वगैरह पूरा पक्का किया हुआ हो, फिर आप उनको लगाना शुरू करो और कोशिश करो उतने ही टाइम के लिए बैठो। जैसे एग्ज़ाम तुम्हारा 2 घंटे का है तो प्रॉपर 2 घंटा ना घर में बैठो, ठीक है, घड़ी लगा के अपना। और उसको क्या बोलते हैं यार, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब एक तरीके से पेपर ही हो जाता है वो घर पे बैठ के, है ना, एडवांस में। तो उस तरीके से लगाओ। 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे घर पे बैठो, फिर एनालाइज करो कि 2 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पाए। टाइम अप होते ही बंद कर दो अपना कि भाई ठीक है मेरा हो गया। मतलब एकदम प्रैक्टिस करनी है ना, जैसे बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो वो रियल है, वो कोई मजाक नहीं है। प्रैक्टिस रियली मेक्स यू परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं। एक दिन में जाके मैदान में छक्का आप नहीं मार सकते हो, ये बात को दिमाग में घुसा लेना, ये की है लाइफ में। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, याद है जब बचपन में छोटे थे तो मैथ्स वाले टीचर कहते थे कि बेटा जितना ज़्यादा करोगे, वो जो क्वेश्चन होते थे कि जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा करोगे, जितनी वर्किंग करोगे, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा हल करोगे प्रश्न, उतना ही तुम ज़्यादा जो है मैथ्स तुम्हारा क्लियर होता चला जाएगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये चीज़ हर जगह जीवन में लागू होगी, ठीक है। गाड़ी कभी भी तुम्हें एक दिन में चलानी नहीं आएगी। गाड़ी चलाने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए। गाड़ी है, गाड़ी का एग्जांपल मैंने दे दिया। बैटिंग कर रहे हो, मैं क्रिकेट से लेके आया था इस चीज़ को। क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस करते हैं जो क्रिकेटर्स होते हैं, पहले एक दिन में जाके छक्का या चौका नहीं मार देते वो लोग। गाड़ी हो गया, इसके अलावा कोई भी काम एक दिन में नहीं कर सकते हो तुम। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, एक अच्छी बॉडी, एक अच्छा शरीर बनाना है, स्वस्थ शरीर, फिट, तो उसके लिए भी आपको ना पर डे मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन या 2 दिन में आप एक्सरसाइज करके नहीं कर पाओगे, जो कि मैं ट्राई करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं लाइफ में, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस, सिलेबस हो जाए आपका, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। उतने घंटे के लिए घर पे बैठ के बार बार एग्ज़ाम की तैयारी करो। मतलब आज निकालो एक पेपर, कल को निकालो, ठीक है, फिर इस तरीके से फिर एनालाइज करो। उस एनालाइज तुम्हें क्या करना है कि भाई मेरा कौन सा सेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है और मेरा कौन सा सेक्शन वीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाते रहो। उस पर ऐसा नहीं है काम करना बंद कर दो। मैं ये राय नहीं दूंगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं उस पर ध्यान कम दो। आप भाई क्यों दो, वो तुम्हारा प्लस है, प्लस को जितना प्लस करोगे वो बढ़िया ही है। अब जो वीक है उसके लिए तुम्हें उस पर काम करना है। और एक चीज़ की बता रहा हूँ लाइफ में, जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है और टाइम की लिमिट होती है, तो एनालाइज करो रिजल्ट को भी कि कितनी कट ऑफ जा रही है पिछले 10 साल 5 साल की, क्या ट्रेंड है कट ऑफ का, बढ़ती जा रही है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब तुम जब एग्ज़ाम लगा रहे हो तो एग्ज़ाम लगाते हुए तुम इस चीज़ पे ध्यान दो। घर पे जो सेट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट बोलते हैं, याद आ गया उसको, तो मॉक टेस्ट कर रहे हो घर पे, तो आप इस चीज़ को ध्यान लगाओ कि जो आपका बिल्कुल सॉलिड है, जो आपको सॉलिड आता है एकदम, जो चीज़, उसको तो बिल्कुल अच्छे से करो। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग में घुसेंगी नहीं, कितनी कोशिश कर लो। कुछ पॉइंट्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे, एक सब्जेक्ट जैसे मैथ है, क्वांट हम लोग बोलते थे कैट के टाइम पे, उसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो घुसेंगे नहीं दिमाग में। हर बंदे के लिए वो अलग अलग होंगे, तो कुछ को आपको छोड़ना भी आना चाहिए, क्योंकि वहाँ टाइम की भी लिमिट है। तो छोड़ना भी सीखो एग्ज़ाम में, छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो। आप एनालिसिस करोगे अपना पीछे का, फिर कि आप ऐसे मॉक टेस्ट लगाते चले जाओगे कि मैंने कहाँ इम्प्रूवमेंट करी है, कहाँ नहीं करी है, कहाँ मुझे ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट करने की। ऐसे करते चले जाओ, फिर देखना आप तुम। और एग्ज़ाम से काफ़ी पहले ये चीज़ें करना, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर जाओ तो एकदम बिंदास मस्त मूड में कि भैया मैं तो सीधे जा रहा हूँ, आज जो है सिलेक्शन लेके आ रहा हूँ अपना एग्ज़ाम में। इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए, और होगा तभी। कॉन्फिडेंस केवल 2 ही लोगों को होता है। एक बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिस करके आते हैं, वो भी थोड़ा सा उसमें उन्हें वो रहता है हल्का सा डाउट, और एक सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसे होता है जिसे कुछ आता ही नहीं। उसे कोई मतलब ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, वो जा रहा है सिंपल, बस जा रहा है, एग्ज़ाम का फॉर्म उसने भरा है, बस क्लियर है अपने दिमाग में कि होगा तो है नहीं, और होगा तो ठीक है, ना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बस। बाकी ये बीच में वही लोग रहते हैं परेशान जो आधी अधूरी दिल से तैयारी करते हैं। उस लाइन में कभी भी शामिल मत होना, मेरा आपसे यही
हाथ जोड़ के विनती है। और सबसे पहले एक चीज़ और है कि वो एग्ज़ाम डिसाइड करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, लाइफ के लेसन, वो ही एग्ज़ाम डिसाइड करना लाइफ में जो तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी परिस्थिति अलाउ करती है, कैलकुलेट करके। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, कोई भी छोटा दिल करने की बात नहीं है। पहले एक सीढ़ी चढ़ लो। मेरी माँ बोलती थी कि बेटा छोटे से बड़े होते हैं, मैंने वो चीज़ नहीं सुनी, मैंने नहीं, सीधे ही बड़े पे करूँगा। तो वो चीज़ आप लोग ना करना, क्योंकि जिसको करना है तो वो कर लेगा। मैं थोड़ा इस वजह से नहीं करता था उस चीज़ को कि यार आज मैंने कोई भी एक जॉब ले ली जिसको मैं नहीं चाहता और फिर मैं उसमें अगर लग गया तो फिर मुझे पता है लाइफ, क्योंकि एक्सेप्शनल केस होते हैं। एक जॉब लगने के बाद जब पैसे कमाने लगते हो, आप जिम्मेदारी आ जाती हैं, तो आपके पास फिर उतना समय और उतनी चीज़ें नहीं बच पाती हैं लाइफ में। तो मैंने देखा भी है लोगों को, फिर बहुत ही कम लोग फिर एक जॉब के साथ दूसरी जॉब स्विच करते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा ये भी था, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि आप ऐसा मत करना। पहले अपनी कंडीशन, अपनी परिस्थिति देखो, फिर एग्ज़ाम सेलेक्ट करो, मुझे ये करना है और ये करना है तो करना है। सिंपल कैसे नहीं होगा, होकर रहेगा। अगर तैयारी करोगे तो दिल से करोगे। अब एक बात और बताता हूँ, चलो ये होगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का पूरा, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इसमें कोई किसी को डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा। अब और मैंने बता दिया कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं। मैंने IBC और CGL और UPSC का CAPF जो होता है ना वो भी, और सिविल का मैंने एक बार दिया था, उसका मैंने क्लियर कर दिया था। क्वांट वाला जो CSET था मैंने क्लियर कर दिया था। GK नहीं हुआ था क्योंकि GK में कमज़ोर रहा हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ तो उसमें मैं कमज़ोर ही रहा था ना, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। CGL में भी मैं GK में फंसता था, पर फिर भी कर देता था देख के, मैं क्योंकि सिलेक्टिवली पढ़ के जाता था। IBPS में क्लियर कर चुका था, प्री क्लियर कर चुका था, मेंस 0.25 से रहा था और मात्र 3 महीने की प्रिपरेशन में ये हाल था। फोकस्ड जब स्टडी की ना तो सब हो गया। तो फोकस्ड स्टडी करोगे ना तो सब के सब हो जाएगा। एग्ज़ाम अपने हिसाब से डिसाइड करो और जो डिसाइड करो तो उसको पेल दो। और लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, चलो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना, कि अगर सफलता नहीं मिल रही है एग्ज़ाम में तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर बहुत लंबा समय देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साल 2 साल 3 साल जितना मैक्सिमम दे सकते हो, उसके बाद तुरंत अपना लगो। एक प्राइवेट है तो प्राइवेट में लगो, क्या प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा ग्रो करोगे। इवन इतनी सैलरी है और 1 नंबर की सैलरी है, ठीक है ना, सम्मान से, कि इतनी इनकम है ना कि गवर्नमेंट वाला तो घूस से ही कर पाएगा, मैं तुम्हें टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ। और तीसरा है फिर इसके अलावा अपना काम स्टार्ट करो, क्योंकि पॉपुलेशन देखो इंडिया की, हमारे देश की इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, सबको नौकरी मिलना ना संभव नहीं है यार, इम्पॉसिबल है। और टैलेंट बहुत है देश में, ऐसा कोई है। अब 100 वैकेंसी हैं, 100 वैकेंसी में कम से कम 10 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो केवल 100 ही बच्चे टैलेंटेड कोई हैं उसमें? ऐसा नहीं है, बहुत टैलेंटेड हैं, हज़ारों होंगे, लाख होंगे। 10 लाख में से 10% तो होंगे, 5% तो होंगे 50,000, 10% तो वही 1% तो होंगे ना यार 10,000। तो ऐसा नहीं है डिसहार्टन्ड या फिर बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं है छोटा दिल करने की। अपना काम करना स्टार्ट करो, प्राइवेट जॉब करो, या फिर जिन्हें नौकरी करनी पसंद नहीं है फिर अपना काम स्टार्ट करो। कोई भी छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता, काम होता है। जहाँ से तुम्हारी बैकग्राउंड, तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन, आर्थिक स्थिति है तुम्हारी, उसके हिसाब से अपना कोई काम स्टार्ट करो और अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाओ, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ग्रो करो, बहुत धीरे धीरे। अब इसी सीरीज़ में मैं और किसी दिन एक वीडियो लेके आऊँगा इसी से लिंक करके आगे, उसमें आपको बताऊँगा कि अगर बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो बिज़नेस में कौन कौन से बिज़नेस शुरू करते हो। और अगर किसी को कोई डाउट हो या कुछ भी अगर पूछना हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी थोड़ी सी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, न्यू वीडियो में, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद, खाओ पियो मज़े लो, मिलते हैं कल, बाय बाय।